हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने इंडियन इकोनॉमी की बुक सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 11 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 12 है। इसमें हम देखेंगे कि वास्तव में मनी क्या होती है, M1, M2, M3, M4 क्या होते हैं और ये यूपीएससी के प्रीलिम की दृष्टि से क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है मनी। वास्तव में आप हमेशा अपने नित्य जीवन में मनी से काफ़ी ज़्यादा परिचित रहते हैं, लेकिन इसका इकोनॉमी के संदर्भ में क्या उपयोग होता है और वास्तव में यूपीएससी इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछती है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सामान्य से इसकी परिभाषा क्या है कि आर्थिक क्रियाओं में वस्तु एवं सेवाओं के एवज में जिस वस्तु का लेन देन किया जाता है उसे मुद्रा कहा जाता है। आपको पता हो कि पहले के समय में या आप कई सारे ग्रामीण स्तर में आज भी देखेंगे, वहाँ पर पैसे के माध्यम से सामान का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि सामान के माध्यम से ही सामान का आदान प्रदान होता है। अर्थात जैसे किसी ने अनाज मान लीजिए उपजाया, वो किसी किराने की दुकान में गया और उससे कहा कि आप हमें इसके बदले में ये साबुन दे दो, चीनी दे दो, ये सारी चीज़ें दे दो। तो ऐसा सिस्टम भी मौजूद होता है जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन आज के दौर में किसी भी वस्तु का मूल्य का आकलन करना इतना आसान नहीं हो पाता, इसीलिए हम मनी को अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में प्रायोरिटी प्रदान करते हैं। क्लियर? आपसे परिभाषा नहीं पूछेगी, बस आपको सामान्य जानकारी के लिए मनी की परिभाषा पता हो। फिर है कि वास्तव में मुद्रा कितने टाइप में हो सकती है। तो आप देखोगे कि आपको नोटों के रूप में मुद्रा मिल सकती है, सिक्कों के रूप में आपको मुद्रा मिल सकती है, क्रेडिट कार्ड के रूप में आप मुद्रा का उपयोग करते हो, डेबिट कार्ड के रूप में आप उपयोग करते हो और बैंक चेक के माध्यम से आप उपयोग करते हो। क्लियर? क्रेडिट कार्ड और जो डेबिट कार्ड हैं, वास्तव में इन्हें हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक मनी। ठीक है, हम इस पर आगे चर्चा करेंगे और यूपीएससी ने ऑलरेडी इस पर एक क्वेश्चन भी पूछ रखा है प्रीलिम में। क्लियर? अब आपको पता होना चाहिए कि इतनी सारी जब हमने मनी के टाइप्स देख लिए, तो इनमें सब में अलग अलग डिफिनीसन है। उन डिफिनीसन को हम कंसीडर करने का प्रयास करेंगे। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैंडर्ड मनी क्या होती है। क्लियर? तो आपको पता हो कि स्टैंडर्ड मनी वह मनी होती है जिसका आंतरिक मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर हो। अब आपके मन में आया होगा आंतरिक मूल्य का क्या मतलब और अंकित मूल्य का क्या मतलब। जैसे कोई सोने की अगर धातु है, ठीक, अब उस सोने की जो प्राइस होगी और उसी प्राइस के अनुरूप अगर उसमें अंकित मूल्य पड़ा है, तो हम कह सकते हैं ये एक स्टैंडर्ड मनी है। क्लियर? आप देखोगे कि पहले हमारे पास जो सिक्के आते थे, जो कॉइन्स होते थे, वो काफ़ी स्टैंडर्ड मनी को रूप में दर्शाते थे। आप उसमें जो 5 रुपए का जो कॉइन होता था, वास्तव में उसकी ओरिजिनल कीमत ही 5 रुपए होती थी। बट अब सरकार ने क्या कर दिया, अब 5 रुपए के सिक्कों को 1 रुपए की कीमत वाला बना दिया। क्लियर? हालांकि उसमें अंकित मूल्य अधिक है, 5 रुपए है, लेकिन उसकी वास्तविक कीमत काफ़ी कम है। हम उसे भी देखेंगे कि उसे क्या कहते हैं। ठीक, तो आप समझ गए कि किसी कीमती धातु से जो बना हुआ होता है, इसमें मुफ्त का सिक्का होता है, उसे हम कहते हैं ये एक स्टैंडर्ड मनी है। क्लियर? चलिए, फिर है अगला हमारा टोकन मनी। आप में से कई सारे लोग कई गेम्स खेलते हो या फिर आप कहीं पर जाते हो, खासतौर पर मेट्रो में, तो आपको एक टोकन मिलता है। क्लियर? तो उसी को हम कहते हैं टोकन मनी। जैसे पैसे का वह रूप जिसका अंकित मूल्य उसके आंतरिक मूल्य से अधिक होता है। क्लियर? आपने देखा होगा प्लास्टिक का कॉइन होता है और आपसे 40 रुपये मेट्रो वाले वसूल लेते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि उसका जो अंकित मूल्य है वो काफ़ी अधिक है, जबकि उसकी कीमत प्लास्टिक की बिल्कुल भी कुछ नहीं है। वैसे ही हमारे जो भारतीय रुपए के सिक्के हैं वर्तमान समय में, और जो नोट हैं, आप देखोगे कि 500 रुपये के कागज़ के नोट की बहुत ज़्यादा अगर कोई कीमत होगी तो 60 से 70 रुपये होगी। क्लियर? लेकिन हमसे कितना वसूला जाता है, 500 रुपये। तो इसको हम कहते हैं ये एक तरीके की टोकन मनी है। क्लियर? काफ़ी आसानी से आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। फिर है हमारी अगली क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का क्या मतलब होता है? क्रेडिट मनी का मतलब होता है बैंक मुद्रा, या कह सकते हो कि बैंक मुद्रा का तात्पर्य चेक, ड्राफ्ट आदि के माध्यम से निकाले गए बैंकों के साथ
डिमांड डिपॉजिट से है। इन दिनों चेक को व्यापक रूप से व्यापार लेन देन के लिए स्वीकार किया जाता है। ठीक, इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रेडिट मनी। मतलब कि आप देखते होंगे कि काफ़ी बार हमें चेक के जरिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी बार डिमांड डिपॉजिट के जरिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इन जो पैसे का उपयोग करते हैं, अब आप बताइए चेक किसको मिलता है, जिसकी बैंक में एक क्रेडिबिलिटी होती है। डिमांड ड्राफ्ट किसका बनता है, जिसकी बैंक में एक क्रेडिबिलिटी होती है। तो चेक और बैंक को हम कहते हैं, सॉरी, चेक और डिमांड डिपॉजिट को क्या कहते हैं हम, क्रेडिट मनी। क्लियर। तो ये क्या हो गई, एक तरीके की क्रेडिट मनी हो गई। चलिए, अब अगला टॉपिक है हमारा प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको कि जो नवीनतम प्रकार का पैसा है जिसे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से निकाला जाता है, वो वास्तव में प्लास्टिक मनी कहलाती है। आपने देखा होगा कि आपका जो एटीएम कार्ड होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, हालांकि उसमें रुपे कार्ड लिखा होगा, वीज़ा लिखा होगा, इन सारी अलग अलग सर्वर कंपनियों का उसमें नाम लिखा होगा, लेकिन वो वास्तव में क्या होती है, प्लास्टिक मनी। क्लियर। तो इतनी चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली, टोकन मनी, प्लास्टिक मनी, स्टैंडर्ड मनी। अब आता है हमारा हाँ, फिएट मनी। हालांकि आप उसमें एक लाइन देख सकते हैं, वे लेन देन करने के लिए नकदी ले जाने की आवश्यकता के हटाने का लक्ष्य रखते हैं। मतलब आप देखते होंगे कि आपके पास अगर वो एक कार्ड है तो आप उसमें 10 लाख 50 लाख कहीं पे भी वो कार्ड ले जा सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बट आप अगर 10 लाख रुपए किसी झोले में लेकर जाओगे तो लोगों को लगेगा अच्छा ये 10 लाख रुपए को लेकर जा रहा है, तो उससे आपकी सिक्योरिटी को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए ये उपयोग किया जाता है प्लास्टिक मनी। अब है फिएट मनी। फिएट मनी क्या होती है, फिएट मनी वास्तव में सरकार के द्वारा जो कागजी मुद्रा जारी की जाती है उसे हम कहते हैं फिएट मनी। क्लियर। अभी आपने कागजी मुद्रा कोई पढ़ा था क्या, टोकन मनी। इस उसकी जो एक अलग स्तर है जिसमें सोने जैसी कमोडिटी द्वारा वो समर्थित ना हो। ये क्या मतलब, देखिए आपने देखा होगा भारत सरकार जितने भी रुपए प्रिंट करती है उसके बदले में उतना ही वो सोना अपने पास रिजर्व करके रखती है। क्लियर। इंटरनेशनल इकोनॉमी के हिसाब से, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपनी मन मर्जी से भारत सरकार कितना भी पैसा छाप सकती है, ठीक है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार के पास जो अलग अलग मुद्रा होती है कागज़ की, जो उसके पास रिजर्व के रूप में रखी होती है कि इन फ्यूचर हम इस रुपए का उपयोग कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं फिएट मनी। क्लियर। ये वास्तव में चलन में नहीं होती है, नए नोट अभी सरकार के पास ही रिजर्व करके रखे हुए होते हैं। क्लियर। फिर आता है हमारा लिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर का क्या मतलब है, वह धन जिसे केवल कानून द्वारा निर्धारित एक निश्चित अधिकतम सीमा तक ही स्वीकार किया जाता है या किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर। मतलब आपने कई बार देखा होगा न्यूज़ में चर्चा में रहता है कि फला व्यक्ति कार परचेज करने गया और वो अपने साथ 20 लाख रुपए के सिक्के लेकर गया, ठीक है। लेकिन ऐसा वास्तविकता में कोई भी व्यक्ति सिक्के 20 लाख के आपसे नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि इसका एक अपना निर्धारित पैमाना है। आप देखेंगे कि जब आप स्टैंडर्ड शॉप में जाते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों में, तो वहाँ आप अगर बड़ी कोई सामान परचेज करते हो तो आपसे 5,000 रुपये तक के सिक्के कोई नहीं लेगा, आपसे कहेंगे भाई साहब आप नोट दीजिए। क्यों, क्योंकि इसका एक अपना लिमिटेड लीगल टेंडर होता है। मतलब वो लेने वाला व्यक्ति बाध्य होता है कि इससे ऊपर हम आपके सिक्के नहीं परचेज कर सकते, यानी कि उनकी एक लिमिटेड काउंटिंग होती है। आप बैंक में जाओगे 5,000 रुपये के सिक्के लेके, वो आपसे इतनी जल्दी नहीं लेंगे। क्लियर। तो आप इस चीज़ को समझिए कि लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है कि एक निश्चित सीमा से अधिक हम पैसे को स्वीकार नहीं कर सकते। अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है, इसमें वह धन जिसके लिए एक बार में भुगतान की जाने वाली धनराशि की कोई सीमा नहीं है। आप कागज़ के नोट कितने भी ले जाओ, चाहे आप 1 करोड़ ले जाओ चाहे 2 करोड़ ले जाओ, आपसे वो हमेशा एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप 1 करोड़ रुपए के अगर कॉइन्स लेके जाओगे तो आपसे वो कॉइन्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इतनी बातें आप समझ गए कि लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है और अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है। वास्तव में पैसे से ही संबद्ध होता है, बस इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है। फिर आता है सन्निकट मुद्रा। सन्निकट मुद्रा का मतलब क्या होता है,
कि अनेक प्रकार की जो परिसंपत्तियाँ होती हैं, परिसंपत्तियों का मतलब जो प्रतिभूतियाँ एक तरीके के आप कह सकते हो, जो तरलता का गुण रखते हुए भी मुद्रा नहीं होती या अर्ध मुद्रा या सन्निकट मुद्रा कहलाती हैं। अर्थात कि वो होती तो मुद्रा के रूप में है, आप कह सकते हो मुद्रा का एक अलग प्रकार होती हैं, ठीक, और उनमें तरलता का गुण भी होता है। अब बताइए तरलता का मतलब क्या, कि वो बाजार में पैसे के फ्लो को बढ़ा सकती हैं और बाजार में पैसे के फ्लो को कम कर सकती हैं। क्लियर? तो वो कौन सी होती हैं, चाहे वो बॉन्ड हो, शेयर हो, ऋण पत्र हो या फिर सरकारी प्रतिभूति हो। अब आप बताइए, आपके पास जो सरकारी प्रतिभूति होती है या आपने अपने मकान मालिक से जो रूम एग्रीमेंट करा रखा है और उसमें 100 रुपये लिखे हुए हैं, ठीक, तो क्या आप उन 100 रुपये के मार्केट से जाके सामान परचेज कर सकते हो? तो नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपसे ये रुपए कोई नहीं मान्य करेगा। हाँ, लेकिन ये मुद्रा के नज़दीक की मुद्रा जरूर है। अगर आपका इस 100 रुपये का स्टाम्प बिल्कुल ब्लैंक है तो आप किसी भी लोकल कोर्ट में जाकर उससे 80 रुपये या 90 रुपये का पड़ोस के उसको बेच सकते हो, वकील को, जो इन चीज़ों का बिजनेस करता है। क्लियर? तो इसे हम कहते हैं ये सन्निकट मुद्रा है। और यही बात आपको यहाँ पर आगे इसने समझाई है कि सन्निकट मुद्रा का उपयोग ऋणों की अदायगी में सामान्यतः नहीं होता, जबकि मुद्रा का किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई व्यक्ति से आपने 100 रुपये लिए हैं तो आप उसको अपना 100 रुपये का वो बॉन्ड दे दें, वो नहीं लेगा, उसको लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, वो कहेगा अरे पता नहीं कब बॉन्ड पूरा कंप्लीट हो। हाँ, आप 100 रुपये का नोट दे दोगे, वो तुरंत ले लेगा। क्लियर? अब वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ वो आपके बॉन्ड पे यकीन करता है। आपने देखा होगा कई बार आपके गांव में आपके मम्मी पापा को पड़ोस के मोहल्ले के कोई व्यक्ति जिनकी फिक्स डिपॉजिट हो रही होगी या जिनकी बेटी के विवाह होगा, तो उनका अगर बेटी का विवाह अगर इस महीने है और अगले 2 महीने बाद उनका फिक्स डिपॉजिट क्लियर होना है, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी बैंक कॉपी आकर आपके पास रख देंगे, डाक खाने की कॉपी, कि सर 3 महीने बाद आप इससे पैसा निकाल लेना, इसका जो इंटरेस्ट हो वो आप ले लेना, अभी मेरी बेटी की शादी है तो इसलिए आप ये पैसे हमें अभी दे दो। क्लियर? तो ये इसीलिए होता है सन्निकट मुद्रा का उपयोग। फिर आप देखोगे कि जो मुद्रा होती है वो पूर्णतः तरल होती है, जबकि जो सन्निकट मुद्रा होती है वो लगभग तरल नहीं होती। वही बात, तरल का मतलब कि आप इसे तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो और सन्निकट मुद्रा लगभग पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाती। सन्निकट मुद्रा एक प्रकार का निवेश होता है जिस पर स्वतः लाभ होगा, जबकि मुद्रा में ऐसा नहीं है। ये इसका काफ़ी अच्छा फीचर है। मतलब कि आपने मान लीजिए कोई शेयर परचेज करके रखा हुआ है अपने पास, ठीक है, उस शेयर का दाम अगर 100 रुपये उसमें अंकित है, लेकिन अगर उस कंपनी के भाव बढ़ गए तो उस कागज़ का दाम 100 रुपये से हो सकता है 1000 रुपये हो जाए। क्लियर? लेकिन अगर आपने 100 रुपये का नोट अपने पास रखा है तो वो 1 साल क्या आप अपने पूरे जीवन रखे रहोगे, 100 का वो 100 ही बना रहेगा। साथ ही वो पुराना हो होकर 100 से भी कम कीमत में बिकेगा जाके। समझ रहे? यानी कि 100 रुपये का नोट हमेशा 100 रुपया ही बना रहेगा। लेकिन अगर हम सन्निकट मुद्रा के रूप में किसी पैसे को रखते हैं, चाहे बॉन्ड या शेयर, वो हो सकता है 100 से बढ़कर काफ़ी ज़्यादा हो जाए, जिसमें हम इनकम भी कमा सकते हैं। समझ रहे? तो ये चीज़, ये फ़ायदा होता है सन्निकट मुद्रा का। आपसे क्वेश्चन हो सकता है ऐसे पूछ ले सन्निकट मुद्रा और मुद्रा के बीच डिफरेंस को लेकर, तो आप कंफ्यूज मत होना कि सन्निकट जो मुद्रा होती है वो भविष्य में लाभ दे सकती है, लेकिन जो मुद्रा है वो लाभ नहीं देती। क्लियर? अब आता है प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट, वो ये कि मुद्रा के कार्य कौन से होते हैं। तो जब भी हम मुद्रा के कार्य पढ़ते हैं तो इससे हमें दो भागों में पढ़ना चाहिए कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या हैं। तो प्राथमिक कार्य आपको पता है कि विनिमय के माध्यम को ये प्रमोट करती है, मूल्य की मापक को ये दर्शाती है कि वास्तव में किसी वस्तु का मूल्य क्या है। क्लियर? इन दो चीज़ें जो इसकी हैं ये इसकी प्रायोरिटी हैं। लेकिन इसका सहायक कार्य क्या होता है कि आपने अगर किसी से ऋण लिया है, किसी भी वस्तु के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति से, तो आप उसकी अदायगी कर सकते हो। अर्थात ये ऋण को लौटाने का एक बेहतरीन साधन भी है। क्लियर? तो आपने इतना देख लिया। अब आता है मुद्रा की आपूर्ति। जब हम बात करते हैं मुद्रा, और मुद्रा आती कहाँ से है और वास्तव में टोटल मुद्रा होती कितनी है, ठीक, तो देखिएगा कि
कि धन की आपूर्ति का अर्थ है प्रचलन में धन का कुल स्टॉक, वही मुद्रा, धन का मतलब मुद्रा ही, मुद्रा की आपूर्ति का अर्थ है प्रचलन में मुद्रा का कुल स्टॉक, अर्थात जो कागज़ के नोट हैं, जो सिक्के हैं, जो बैंक की मांग जमा है, जो किसी भी विशेष समय में जनता द्वारा आयोजित किया जाता है, इस पूरी बात को हम कहते हैं कि यह धन की आपूर्ति है। क्लियर। फिर है कि इसके दो घटक होते हैं आपूर्ति के। एक तो घटक है कि मुद्रा वो जो कागज़ के नोट और सिक्कों के द्वारा होती है, दूसरी वो जो वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि की मांग पर आधारित होती है। क्लियर। यूपीएससी ने इस लाइन पे कई बार आपसे प्रश्न पूछा है, लगभग 4 से 5 बार प्रीलिम में, कि क्या बैंकों की मांग जमा मुद्रा की आपूर्ति के अंतर्गत शामिल होती है? तो हाँ, शामिल होती है। मुद्रा की आपूर्ति में सरकार और बैंकिंग प्रणाली द्वारा रखे गए धन के स्टॉक को शामिल नहीं किया जाता। अब आप बताइए, मैंने अभी ही आपको बताया कि जो पैसा सरकार अपने पास रिजर्व करके रखती है कि इन फ्यूचर में जो नोट पुराने हो जाते हैं उनके बदले में हम नए नोट जारी करेंगे। क्लियर। तो उसको हम मुद्रा की आपूर्ति में काउंट नहीं करते। समझ रहे? जैसे आप लोगों के घर में कई सारा पैसा आता होगा, लेकिन आप में से कई सारे लोग अपनी एक अलग सेविंग करते हो, भले ही मंथ में आपके पास पैसा बचे या ना बचे, लेकिन आप उस पैसे को टच नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि वो पैसा आप इमरजेंसी के लिए रखते हो कि हाँ, जब बहुत ही विकट परिस्थिति होगी तभी हम उसका उपयोग करेंगे। क्लियर। तो उसको हम अपनी काउंटिंग में कहाँ शामिल करते हैं? जब भी आपसे कोई पूछेगा कि आपके पास कितने रुपए बचे, आप कहोगे 300 रुपये बचे, लेकिन आपके पास सेविंग में लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये पड़े होते हैं। समझ गए? तो उसे हम शामिल नहीं करते। वही बात है कि भारत सरकार और जो बैंकिंग कंपनियां हैं या जो बैंकिंग प्रणाली हैं, वो अपने पास जो स्टॉक के रूप में पैसा रखती हैं उसे इसमें शामिल नहीं करती। क्लियर। फिर आप देखिए कि मुद्रा की आपूर्ति के स्रोत कौन है, अर्थात मुद्रा की आपूर्ति को कौन श्योर करता है कि मुद्रा की आपूर्ति बाजार में बनी रहे। तो एक तो आप जानते हो भारत सरकार, दूसरी भारत सरकार की ही भारतीय रिजर्व बैंक, और तीसरी वाणिज्यिक बैंकें। क्लियर। अब ये कैसे करती हैं इनको हम देखते हैं। तो आप देखोगे भारतीय रिजर्व बैंक M1, M2, M3 और M4 नामक मुद्रा आपूर्ति के 4 वैकल्पिक उपायों का उपयोग करती है। मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्केट में तरलता को बनाए रखने के लिए या मार्केट में पैसे की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए मुद्रा को 4 भागों में विभाजित कर रखा है। ठीक। कि कौन सी मुद्रा ज़्यादा है, कौन सी मुद्रा कम तरल है, इस चीज़ का निर्धारण करती है। तो आप देखोगे कि जो M1 के अंतर्गत जो मुद्रा आती है वो सबसे अधिक इस्तेमाल होती है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा तरल संपत्ति मानी जाती है। अब आपको ये लाइन बिल्कुल भी नहीं समझ में आई होगी कि M1 के अंतर्गत जो पैसे की आपूर्ति है वो सबसे अधिक इस्तेमाल कैसे होती है। तो देखते हैं। आपको पता हो जो M1 मुद्रा है, ठीक है, उसमें क्या क्या आता है? उसमें कैश आता है, जो जनता के पास पैसे होते हैं, उसमें डिमांड डिपॉजिट आती हैं और उसमें अदर डिपॉजिट आती हैं। अब आप बताइए, जिसके पास कैश होगा तो उससे हम देख के नहीं कह सकते कि आप कैश को तुरंत किसी के सामने जाकर कन्वर्ट करा सकते हो। आपको कोई वस्तु लेनी है, आप तुरंत उस कैश के माध्यम से ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास जो पैसा है और वो डाक खाने में जमा है, ठीक, और आपको अभी पैसे की ज़रूरत है, तो आपको समय लगेगा। साथ ही डाक खाने वाले पैसे से आपको वो दुकानदार तुरंत सामान नहीं देगा। उसको ट्रस्ट भी तो होना चाहिए, हाँ ये डाक खाने की कॉपी आपकी सही है या नहीं सही है। इसीलिए क्या कहा जाता है, जो कैश होता है वो काफ़ी ज़्यादा तरल होता है। और M1 के अंदर क्या आता है? कैश आता है। ठीक। तो C क्या है? जनता द्वारा धारण की गई मुद्रा जो कैश के रूप में होती है। DD क्या है? आप कई बार नाम सुनते हो DD, डिमांड डिपॉजिट होती है। बैंकों में डिमांड डिपॉजिट होती है, चाहे वो करंट अकाउंट की हो चाहे वो सेविंग अकाउंट के रूप में हो। साथ ही OD, अदर डिपॉजिट, आप देखते होंगे कई सारी अदर डिपॉजिट RBI के पास होती है। किस रूप में? CRR के रूप में। आपने CRR पढ़ा है ना, क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, जिसमें बैंकें एक निश्चित अनुपात में कुछ पैसा नगद रूप में किसके पास रखती हैं? RBI के पास रखती हैं। क्लियर। तो आपने ये सारी चीज़ें देख ली थी। फिर आप इसी में देखिए, इसकी जो तरलता होती है, यानी कि किसकी तरलता? M1 की जो तरलता होती है वो M0 से काफ़ी अधिक होती है। क्लियर। अर्थात
सबसे तरल लिक्विडिटी कौन सी होती है या सबसे तरल मुद्रा कौन सी होती है? M1। कई बार यूपीएससी ने आपसे इस पे भी प्रश्न पूछा है कि आप M1, M2, M3, M4 को क्रम में लगाइए कि सबसे ज़्यादा तरल कौन है, तो यही इसका क्रम है, M1 सबसे ज़्यादा तरल होती है। क्लियर? फिर आप देखिए कि जो चालू खाता जमा है डिमांड डिपॉजिट में शामिल है। ठीक है, कहने का मतलब चालू खाता के अंतर्गत जो जमाएं हैं वो डिमांड डिपॉजिट के अंतर्गत शामिल की जाती हैं, जबकि जो सेविंग अकाउंट है उसमें जमा राशि को डीडी में शामिल नहीं किया जाता। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो चालू खाते के अंतर्गत जो डिमांड डिपॉजिट होती है उसमें जमा को शामिल किया जाता है, लेकिन जो बचत खाते में जो जमा शामिल होती है उसे डीडी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। क्लियर? आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि चालू खाता और बचत खाते के अंतर्गत क्या डिमांड डिपॉजिट शामिल है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ चालू खाते में तो है बट सेविंग अकाउंट में डिमांड डिपॉजिट नहीं है। क्लियर? अब आप देखिए कि आरबीआई में विदेश से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से जो पैसा लेती है वो भी उसमें शामिल माना जाता है। जो अदर डिपॉजिट की हम बात कर रहे थे ना कि आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट होती है, तो उस अदर डिपॉजिट के अंतर्गत आरबीआई फॉरेन से जो लोन लेती है, वर्ल्ड बैंक से जो लोन लेती है या आईएमएफ से जो पैसा लेती है वो भी इसके अंतर्गत शामिल है। और वही बात कि M1 सबसे तरल होता है। अब आपने जब M1 पढ़ लिया कि M1 में C शामिल है यानी कि जनता के पास धारण, डबल D शामिल है यानी कि डिमांड डिपॉजिट, और आपको पता है OD शामिल है यानी कि अदर डिपॉजिट, तो बाकी काफ़ी आसान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है, बस एक एक पॉइंट ऐड कर दो। M2 क्या हुआ? M2 हो गया M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग अर्थात M1 में जो आ गया C प्लस DD प्लस OD और प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग। अब बताइए पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग है वो क्या आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, तो ये क्या होगा, ये M1 से कम तरल होगा, अर्थात जो M2 होगा वो M1 से कम तरल माना जाता है। क्लियर? फिर M3 की बात आ गई। M3 में क्या होता है कि वही कि M1 तो होगा लेकिन इसके साथ टाइम डिपॉजिट होगा। टाइम डिपॉजिट का मतलब जिसको आप फिक्स डिपॉजिट कहते हो या जिसको आप सावधि जमा खाता कहते हो कि आपने 2 साल के लिए फिक्स किया, आपने 3 साल के लिए फिक्स किया, वो मुद्रा इसमें शामिल होती है। तो आप बताइए क्या ये तरल होगी M1 से? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें टाइम आ गया, तो ये M2 से भी कम तरल होगी। क्लियर? तो ये तीसरे नंबर पर आएगी। फिर आती है हमारी M4। M4 क्या है? M4 बेसिकली M3 प्लस डाकघर की जमाएं, अर्थात आपने देखा होगा M3 में क्या हमने पढ़ा था, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, अर्थात आप M4 को क्या कह सकते हो, आप M4 को ये कह सकते हो इसमें C होगा, डबल D होगा, प्लस OD होगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर इसमें होगा टाइम डिपॉजिट होगा और फिर डाकघर की जमाएं होंगे। क्लियर? यानी कि ये सबसे कम तरल होगा M4। समझ गए कि जितने ज़्यादा इसमें पॉइंट जुड़ते जाएंगे वो उतना ही कम तरल हो जाता है। ठीक, अब आपने देख लिया तरलता के आधार पे मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल एक पैमाना है कि आप ये कह सकते हो M1 जो होती है वो सबसे ज़्यादा तरल होती है, M2 जो होती है वो सबसे कम होती है, M3 जो होती है वो M2 से भी कम होती है, और जो M4 होती है वो M3 से भी कम होती है। अर्थात अगर हम तरलता में सबसे कम से ज़्यादा की ओर जाएं तो कम कौन सी है M4, ज़्यादा कौन सी है M0 या M1। क्लियर? M0 क्या होती है अभी हम उसे पढ़ेंगे, ये रिजर्व मनी के अंतर्गत आता है, उसे हम देखेंगे। ठीक, ऐसा ही हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया कि M4 से M3 कैसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, अब आप देखिए कि जो M0 होती है ना उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिजर्व मनी की संज्ञा देते हैं। रिजर्व मनी क्या होती है अभी हम आगे इसे कंप्लीट करेंगे। M1 और जो M2 होती है उसे हम नैरो मनी कहते हैं। बस आपको इतना ही समझना है, आपको इसकी परिभाषाओं को नहीं जानना है कि नैरो मनी का क्या मतलब होता है। ठीक, और M3 और जो M4 होती है वो ब्रॉड मनी होती है। क्लियर? और आपको ये इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि आरबीआई हमेशा M3 का पालन करती है। अब आप बताइए M3 के अंतर्गत क्या आता है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, आपने ये पढ़ा है ना, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। चलिए अब आपने ये देख लिया, अब हम बात करते हैं रिजर्व मनी की। रिजर्व मनी बेसिकली क्या होती है,
ये एक हाई पावर्ड मनी होती है जो मौद्रिक आधार, आधार मनी आदि के रूप में भी इसे जाना जाता है। क्लियर? कहने का मतलब इसे कई सारे नाम हैं। यानी कि M0 का मतलब क्या हो गया, इसमें जो सर्कुलेशन में मुद्रा होती है वो, बैंकर्स के पास जो डिपॉजिट में करेंसी होती है वो, साथ ही आरबीआई के पास जो अन्य डिपॉजिट होते हैं वो, इन सब को मिलाकर हम कहते हैं ये टोटल की टोटल क्या है, रिजर्व मनी। क्लियर? बाजार में एक निश्चित समय पर कितनी मुद्रा है उस चीज़ की ये बात बताती है। सबसे तरल होती है, क्यों? क्योंकि जनता के द्वारा खर्च करने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है। अब आपके मन में आया होगा तो फिर M1 क्या तरल नहीं है? तो बेसिकली M1, M2, M3 और M4 इनकी कैटेगरी अलग है। ठीक, उन चार कैटेगरी में M1 सबसे ज़्यादा तरल है, लेकिन M0 की कैटेगरी बिल्कुल अलग है इन लोगों से। समझ गए? आप ये कह सकते हो कि आपके घर में जो रुपया रखा है वो M1, M2 की कैटेगरी में आता है, आपके हाथों में जो रुपया है वो बेसिकली M0 की कैटेगरी में आता है, या आप कह सकते हो रिजर्व मनी के रूप में आता है। ठीक, अब आपने इतनी बातें जब कंप्लीट कर ली तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है मनी मल्टीप्लायर का। मनी मल्टीप्लायर का क्या कॉन्सेप्ट है, इस पे यूपीएससी हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछती है कि जो मनी मल्टीप्लायर है वो सीआरआर के प्रति इसका क्या बिहेवियर है। तो आप देखोगे, अभी हम अंत में देखेंगे कि जो मनी मल्टीप्लायर है वो सीआरआर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? कैसे होता है इसको देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1,000 रुपये हैं। ठीक, आप अपना बैंक ओपन करना चाहते हो, आपने उस 1,000 रुपये में 20% CRR दे दिया, यानी कि 200 रुपये का अपने डिपॉजिट जमा कर दिया। अब आपके पास कितने बचे? 800 रुपये। SBI ने आपको 800 रुपये उधार दिए। क्लियर? जब 800 रुपये आपको SBI ने उधार दिए आपने, तो आपको फिर उस 800 रुपये में 20% देना पड़ेगा CRR, क्योंकि अब आपके पास कैश है ना, आप तो बैंक अपने ओपन कर रहे हो। तब आपके पास कितना हो गया? 160 रुपये आपके 800 में चले गए। आपके पास कितना होता है? 640। ये 640 रुपये आपने HDFC को दे दिए, उसने क्या किया? 20% फिर RBI को दे दिया। तो 640 फिर बैंक के पास, RBI के पास चले गए, तो 640 का 20% कितना हुआ? 128 रुपये। अब आपके पास कितने बचे? हमारे पास बचे 512 रुपये, या कह सकते हो उस अंतिम बैंक के पास कितने बचे? 512। वास्तव में थे कितने हमारे पास? 1,000 रुपये। बचे कितने हमारे पास? 512। हमने इधर कितने रुपए दिए? 128 रुपये, ये अलग। अब हम क्या करते हैं, इनको सबको टोटल करते हैं। 1,000 ये, 800 ये, 640 ये, 512 ये, लगभग ये हमारा कितना रुपया दिखाता है? 5,000 रुपये। यानी कि गुणात्मक रूप से ये हमें 5,000 रुपये दर्शाता है, जिसमें हम कितने? 1,000 रुपये किसको पैसे देते हैं? RBI को। अर्थात हम मनी मल्टीप्लायर के अपेक्षा CRR हमेशा कम होता है। कहने का मतलब आप ऐसे समझिए इसको सामान्य तौर पर, कि आपने मान लीजिए 1,000 रुपये किसी से उधार लिए। ठीक है, आपने वो 1,000 रुपये अपने किसी दोस्त को दे दिए, और दोस्त ने आपसे कहा कि आप हमें 1,000 रुपये दो, आप हमें 800 रुपये दो, हम आपको उसके बदले 1,000 रुपये देंगे। ठीक है, आपने उसको 800 रुपये दे दिए, आपके पास कितने बचे? 200 रुपये। ठीक, उस दोस्त ने क्या किया? उन 800 रुपये को किसी और को दे दिया, फिर उसने क्या किया? किसी और को दे दिया, और उसमें उसको बार बार ये 200, 100, 50 ये रुपये उसके पास बचते रहे। तो अब आप बताइए, मूल रुपए हमारे पास कितने थे? 1,000 रुपये, लेकिन मार्केट में उसका फ्लो कितना हो गया? लगभग 5,000 रुपये तक का। समझ रहे हैं? यानी कि मुद्रा वही है, लेकिन उस मुद्रा ने मार्केट में पैसे की आवाजाही को बढ़ा दिया, ट्रांजैक्शन को बढ़ा दिया, जिससे ये दिखने लगा कि वास्तव में पैसा बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो मनी मल्टीप्लायर होता है वो CRR के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या CRR जो होता है वो मनी मल्टीप्लायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि जब मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा तो CRR क्या होगा? कम हो जाएगा, और जब CRR ज़्यादा होगा तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा? कम हो जाएगा। यही यूपीएससी ने आपसे 2018 के पेपर में प्रश्न पूछा कि जब CRR बढ़ाया जाता है तो मनी मल्टीप्लायर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर? यानी कि 1,000 का नोट 5 गुना कीमत अदा करता है, धन को बताता है सर्कुलेशन में कि वास्तव में कितना धन सर्कुलेशन में है।
तो ये बातें आपको याद हो गई। वही बात, CRR कम होगा तो मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा, मनी मल्टीप्लायर कम होगा तो CRR ज़्यादा होगा। ये बेसिकली मैथ की इक्वेशन है जिसमें आप अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती पढ़ते हो। फिर बात आती है बैड मनी क्या होती है। तो जो कटे फटे नोट होते हैं ना, उनको हम कहते हैं ये एक प्रकार की बैड मनी है। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है गुड मनी क्या होती है। गुड मनी का मतलब जो नए नोट होते हैं करेंसी के, उनको हम कहते हैं ये गुड मनी है। क्लियर। फिर आता है ग्रेसम का लॉ। आपसे बेसिकली ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे बस ये पूछ सकता है ग्रेसम का लॉ है वो किससे संबंधित है। क्या इन्फ्लेशन से संबंधित है, क्या बेरोजगारी से संबंधित है, या पुअर्टी से संबंधित है। तो ना तो गरीबी से संबंधित है, ना ही बेरोजगारी से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, मुद्रा से। क्लियर। तो क्या करता है ये ग्रेसम का लॉ कहता है कि जो बुरी मुद्रा है उसे अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर निकाल देती है। कहने का मतलब जो कटे फटे नोट हैं वो क्या करते हैं, जो करेंसी वाले नोट हैं उनको बाहर निकाल देते हैं मार्केट से। इसीलिए कहा जाता है कि बुरी मुद्रा को हमेशा मार्केट से पहले निकाल लो ताकि अच्छी मुद्रा मार्केट में बनी रहे। ठीक। फिर आता है जे वक्र। जे वक्र किससे संबंधित है, ये भी इसी मुद्रा से संबंधित है, यानी कि मुद्रा के अवमूल्यन से संबंधित है। अब अवमूल्यन क्या होता है, अधिमूल्यन क्या होता है, ये हम आगे अपने प्रीवियस पार्ट्स में पढ़ेंगे जब हम इन्फ्लेशन वगैरह टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है। बेसिक रूप में आप बस ये समझ लीजिए, अवमूल्यन का मतलब ये होता है कि रुपए की कीमत को कम करना, अपने रुपए की कीमत को कम करना। क्लियर। तो बाकी यानी कि आप कह सकते हो अपने रुपए, अपनी औकात को एक तरीके से कम करके दिखाना, ये है सामान्य मतलब अवमूल्यन का। ठीक है। तो इस तरीके से आपने कंप्लीट किया मुद्रा का टॉपिक। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि वास्तव में इन्फ्लेशन क्या होती है, इन्फ्लेशन से क्या तात्पर्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्फ्लेशन, तो उसे हम काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।